हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स क्लासेस। आई एम प्रियंका और आज हम डिस्कस करने वाले हैं जॉन रॉबिन्सन का ग्रोथ मॉडल। ये मॉडल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसे ध्यान से समझना है, एंड तक समझना है, क्योंकि हम इस मॉडल की कंप्लीट इंट्रोडक्शन कि कैसे स्टार्ट हुआ, क्या प्रॉब्लम्स थी, किन प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस किया गया, प्लस इसका डायग्राम, प्लस इसकी मैथमेटिकल एप्लीकेशन और प्लस ये जो फॉर्मूला जो डिराइव हुआ है सप्लाई साइड और डिमांड साइड का, वो कैसे होगा और किस पॉइंट को हम कहेंगे कि ये हमारा गोल्डन एज है, गोल्डन एज ऑफ एक्यूमुलेशन, जिसके बारे में रॉबिन्सन ने बात की। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। रॉबिन्सन जो मॉडल ऑफ ग्रोथ है वो मिसेस जॉन रॉबिन्सन ने दिया था और इन्होंने अपनी बुक एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल में इसके बारे में बताया था, और ये बुक आई थी कब? इन द ईयर 1956। ठीक है, और अगर हम इसके मैथमेटिकल मॉडल की बात करें तो ये दिया था केनेथ के कुरिहरा ने। ठीक है, केनेथ के कुरिहरा जी ने इसका जो है मैथमेटिकल मॉडल दिया था। अब इस पर्टिकुलर ग्रोथ मॉडल में जॉन रॉबिन्सन ने दो मॉडल्स को इंटीग्रेट किया था, और वो कौन से दो मॉडल्स हैं? एक तो इन्होंने इंटीग्रेट किया क्लासिकल्स को, और दूसरा इन्होंने इंटीग्रेट किया केन्जियन को। अब क्लासिकल से उन्होंने क्या लिया था? क्लासिकल से उन्होंने लिया था लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू प्लस डिस्ट्रीब्यूशन, लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू प्लस डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर हम बात करें केन्स की, तो केन्स से इन्होंने क्या लिया था? सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच। इन दोनों सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच, इन दोनों मॉडल को इंटीग्रेट करके जॉन रॉबिन्सन ने अपना मॉडल जो है वो दिया था, ये लिया था केन्स से। ठीक है, अगर हम बात करें रॉबिन्सन मिसेस जॉन रॉबिन्सन की, तो इस मॉडल में इन्होंने क्लियरली ये डिफाइन किया है कि ये जो प्रॉब्लम ले रही हैं, ये प्रॉब्लम वो ले रही हैं डेवलपिंग कंट्रीज की। जो हमारी डेवलपिंग इकोनॉमीज है, वहां पे जो पॉपुलेशन की जो ग्रोथ हो रही है उसका क्या इफेक्ट है, पॉपुलेशन का क्या इन्फ्लुएंस है कैपिटल एक्यूमुलेशन पे, कि किस हिसाब से कैपिटल एक्यूमुलेट होगी, प्लस उस इकोनॉमी में ग्रोथ ऑफ आउटपुट जो है वो कैसे होगा। ठीक है, अगर हम बात करें हैरोल्ड डोमर मॉडल की, तो हैरोल्ड डोमर ने बात की डेवलप्ड इकोनॉमीज के बारे में, लेकिन अगर हम जॉन रॉबिन्सन की बात करें तो इन्होंने डेवलपिंग इकोनॉमीज को भी कंसीडर किया है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। अब जॉन रॉबिन्सन के अलावा प्रोफेसर मैथ्यू थे, उन्होंने भी जो मॉडल है और ये जो रिलेशन है उसके बारे में बताया कि इस पर्टिकुलर मॉडल में क्या कहा गया है, कि क्या रिलेशन है डिस्ट्रीब्यूशन में और ग्रोथ में और डिस्ट्रीब्यूशन में कैसा रिलेशन है। और इस मॉडल में उन्होंने बोला कि ये जो अराइज हो रहा है वो पार्टली दो चीजों से हो रहा है। पार्टली तो ये इंटरडिपेंडेंस दिखा रहा है, म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस दिखा रहा है, किसकी? रेट ऑफ प्रॉफिट की, कि किस हिसाब से हमारा रेट ऑफ प्रॉफिट है और उसका क्या रिलेशन है कैपिटल एक्यूमुलेशन से। और पार्टली ये जो बता रहा है वो बता रहा है कि कैसे जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है उसका इफेक्ट होगा ऑन द प्रोपोर्शन ऑफ इनकम सेव्ड, कि आप कितनी इनकम जो है वो सेव कर पा रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम इस मॉडल को। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इस मॉडल में क्या क्या अजम्पशंस जो हैं वो ली गई हैं। अजम्पशन के बिना कोई भी मॉडल जो है वो समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमारे मॉडल में अजम्पशंस क्या हैं। अगर ये अजम्पशंस हम फॉलो कर रहे हैं तभी ये मॉडल जो है वो अप्लाई होता है। टोटल 12 assumptions हैं, हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सबसे पहली जो assumption ली गई है इस मॉडल में, वो क्या बोला गया है? दैट देयर इज ओनली 2 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सिर्फ दो ही फैक्टर्स हैं प्रोडक्शन के, जो कि क्या है? एक तो लेबर और दूसरा क्या है? कैपिटल। ओके, इसका मतलब जो आपका नेशनल आउटपुट बन रहा है वो किसका कंबाइंड रिजल्ट है? वो कंबाइंड रिजल्ट है सिर्फ इन्हीं दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का, दैट इज लेबर एंड कैपिटल। ओके, सेकेंड एजम्पशन यहाँ पे क्या ली गई है, कि जो आपकी इकोनॉमी है वो क्या है? एक क्लोज्ड इकोनॉमी मॉडल है। ठीक है, आपकी इकोनॉमी यहाँ पे क्या ली गई है? क्लोज एज्यूम की गई है, मीन्स देयर इज नो फॉरेन ट्रेड। थर्ड एजम्पशन यहाँ पे क्या ली गई है, कि जो टोटल वेज बिल है वो कैसे बनेगा? टोटल वेज बिल कैसे आएगा? रियल वेज रेट
मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ वर्कर्स, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ वर्कर्स। ठीक है। फोर्थ अजम्पशन क्या है यहाँ पे कि जो टोटल इनकम है हमारी, जो हमारी टोटल इनकम है वो डिवाइड होगी किसमें, वो डिवाइड होगी कैपिटल में और लेबर में। जैसे कि हमने अगर नेशनल आउटपुट ये प्रोड्यूस कर रहे हैं लेबर और कैपिटल, तो इनकम भी सिर्फ कैपिटल और लेबर में ही डिवाइड होगी। फिफ्थ अजम्पशन क्या है कि प्रोडक्शन जो है वो इफेक्ट नहीं होगा आपके टेक्नोलॉजी से, बिकॉज देर इज नो प्रोग्रेस इन टेक्नोलॉजी एज वी हैव अज्यूम दैट टेक्नोलॉजी रिमेन कॉन्स्टेंट। ठीक है, ऐसा माना गया है कि टेक्नोलॉजी को हमने यहाँ पे क्या माना है, कॉन्स्टेंट माना है। सिक्स्थ अजम्पशन अगर हम देखें तो जो टोटल प्रॉफिट है वो कैसे आ रहा है, टोटल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट हो रहा है, प्रॉफिट रेट मल्टीप्लाइड बाय द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड, कि कितनी कैपिटल जो है वो इन्वेस्ट की गई है, अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड। ओके। सेवंथ अजम्पशन यहाँ पे क्या ली गई है, दैट देयर इज अ कांस्टेंट प्राइसेस, प्राइस लेवल क्या है हमारा, कांस्टेंट है। एट्थ अजम्पशन क्या है यहाँ पे, एट्थ अजम्पशन है कि वेज अर्नर क्या कर रहे हैं, जो भी वेज अर्नर है मतलब जो भी हमारे लेबर हैं वो पूरा का पूरा अपनी इनकम को क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे एंड दे सेव नथिंग, और वो कुछ भी सेव नहीं करेंगे। और जितने भी हमारे प्रॉफिट टेकर्स हैं मतलब जो भी हमारे कैपिटलिस्ट हैं, दे आर गोइंग टू सेव एंड इन्वेस्ट। सिर्फ जो हमारे कैपिटलिस्ट हैं वही सेविंग करेंगे और वही इन्वेस्टमेंट करेंगे, और जो हमारे लेबर्स हैं वो सारा का सारा कंज्यूम करेंगे, वो कुछ भी सेव नहीं करेंगे। ओके। जैसे कि हमने कहा कि टोटल इनकम जो है हमारी, जो नेशनल इनकम है वो किसका सम होगा, इसका मतलब जो कैपिटल को मिल रहा है और जो लेबर को मिल रहा है। कैपिटल को क्या मिल रहा है, कैपिटल को मिल रहा है टोटल प्रॉफिट, और लेबर्स को क्या मिल रहा है, टोटल वेज। तो इन्हीं दोनों का सम है, टोटल प्रॉफिट और आपके वेज बिल का ही सम है आपकी नेशनल इनकम। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट अजम्पशन। नेक्स्ट अजम्पशन यहाँ पे क्या ली गई है, दैट देयर इज नो स्केर्सिटी, स्केर्सिटी किसी चीज की नहीं है, ना ही आपके पास लेबर की स्केर्सिटी है, ना ही आपके पास कैपिटल की स्केर्सिटी है। आप जितना चाहे उतना एम्प्लॉय कर सकते हो, देयर विल बी नो स्केर्सिटी। नेक्स्ट और लास्ट अजम्पशन जो हमने पहले भी डिस्कस की, दैट एंटरप्रेनर्स विल कंज्यूम नथिंग, वो कुछ भी कंज्यूम नहीं करेंगे, उनके पास जो भी प्रॉफिट आएगा वो सारा का सारा सेव करेंगे और वही सारा का सारा क्या कर देंगे, इन्वेस्ट कर देंगे। मींस अपनी पूरी इनकम को किस चीज के लिए, कैपिटल फॉर्मेशन के लिए। ओके। अगर मान के चलो कि उन्होंने कोई प्रॉफिट ही नहीं कमाया, तो इसका मतलब कोई एक्यूमुलेशन भी नहीं होगा, तो मतलब कैपिटल एक्यूमुलेशन भी नहीं होगा, है ना। तो ये ध्यान रखना है कि ये जो भी प्रॉफिट कमा रहे हैं वो पूरा का पूरा सेव कर रहे हैं और वो पूरा का पूरा इन्वेस्ट करेंगे और उसी से ही कैपिटल फॉर्मेशन होगी। अब हम जो है, जैसा कि हमने डिस्कस किया कि रॉबिन्सन मॉडल ने सप्लाई साइड, मतलब रॉबिन्सन मॉडल ने क्लासिकल्स को और केन्स को क्या किया है, कंबाइन किया है। एंड एज वी नो क्लासिकल्स क्या है, दे आर सप्लाई साइड इकोनॉमिस्ट और केन्स क्या है, डिमांड साइड इकोनॉमिस्ट। और सप्लाई साइड इकोनॉमिस्ट मतलब क्लासिकल की बात करें तो आपने जो है ये फॉर्मूला देखा होगा कि ये प्रॉफिट कैसे आता है, y बाय एन माइनस डब्ल्यू बाय पी अपॉन के बाय एन, है ना। ये प्रॉफिट, ये फॉर्मूला आपने देखा होगा। और केन्स का हमने देखा होगा कि यहाँ पे प्रॉफिट कैसे आ रहा है, चेंज इन के अपॉन के। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम करेंगे डिराइव, ठीक है, वो आप ध्यान से समझेंगे और इसके बाद आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई डाउट है तो वो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। ओके। सबसे पहले हम मानते हैं दैट देयर इज एन ओपन मॉडल, ठीक है, देयर इज एन ओपन मॉडल, यस। सो ओपन इकोनॉमी में कंडीशन क्या है स्टडी ग्रोथ की और कंडीशन क्या है कैपिटल एक्युमुलेशन की, वो हम देखेंगे। कि जॉन रॉबिन्सन ने बोला कि हमारी जो नेशनल इनकम है वो किसका सम है, इट विल बी द सम ऑफ टोटल वेज बिल प्लस टोटल प्रॉफिट।
यही बोला कि यहाँ पे हमारी नेशनल इनकम किसका सम है, टोटल वेज बिल का और टोटल प्रॉफिट का। और हमें पता है टोटल वेज बिल हमने कैसे कैलकुलेट करते हैं, वेज रियल वेज मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ वर्कर्स, और टोटल प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्रॉफिट रेट मल्टीप्लाइड बाय द अमाउंट ऑफ कैपिटल। ठीक है, ये हमने अभी ऊपर देखा था। अब हम इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन देखते हैं। अब इस रिलेशन को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, नेशनल इनकम इज द सम ऑफ टोटल वेज बिल प्लस आपका क्या, टोटल प्रॉफिट। नाउ पी का मतलब क्या है, एवरेज प्राइस लेवल, जो कि इसमें अजम्पशन में क्या माना गया है, प्राइस लेवल कांस्टेंट। वाई का मतलब क्या है, नेट नेशनल इनकम। डब्ल्यू का मतलब क्या है, डब्ल्यू का मतलब है नेट मनी वेज रेट। एन का मतलब क्या है, ये मैंने सोलो मॉडल में भी बताया था, अमाउंट ऑफ लेबर एम्प्लॉयड। ठीक है, लेबर। इसका क्या मतलब है, पाई का मतलब प्रॉफिट, रेट ऑफ प्रॉफिट आपका क्या है। ठीक है, और के का मतलब क्या है, अमाउंट ऑफ कैपिटल, अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड। यस, अब हमें ये पता चल गया कि पी वाई जो हमारी पूरी नेशनल इनकम है वो किसका सम है, हमारे टोटल वेज बिल का प्लस हमारी प्रॉफिट का। यस, इस चीज को अब हम डिराइव करेंगे। अगर हम ये देखें वाई, तो अगर हम प्राइस से सबको डिवाइड करें तो डब्ल्यू एन बाय पी प्लस प्रॉफिट पी के डिवाइडेड बाय पी। एंड एज वी नो यहाँ पे पी से पी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यस, तो क्या बच जाएगा, y इज इक्वल टू डब्ल्यू एन बाय पी प्लस प्रॉफिट के, ये बचेगा हमारे पास। अब हाँ, ये बचेगा हमारे पास। अगर हम निकालें प्रॉफिट के को इस साइड ले आए, प्रॉफिट और अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड को, तो क्या होगा हमारे पास, y माइनस डब्ल्यू बाय पी एन। यस, अब हम दोनों साइड को डिवाइड करेंगे किससे, वी आर गोइंग टू डिवाइड बोथ साइड बाय एन, दैट इज अमाउंट ऑफ लेबर एम्प्लॉयड, क्योंकि हम क्या निकालते हैं, पर पर्सन निकालते हैं। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू y बाय एन माइनस डब्ल्यू बाय पी एन डिवाइडेड बाय एन, एंड हाँ, और ये जो हमारा के है वो क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। और इसको भी हम डिवाइड कर देंगे किससे, एन से। ठीक है, इसके बाद हम ये देख लेते हैं, मान लो कि ये प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, कैपिटल से डिवाइड करके, तो y माइनस डब्ल्यू बाय पी एन डिवाइडेड बाय के। अब हमने इस पूरी इक्वेशन को क्या कर दिया, n से डिवाइड कर दिया। ठीक है, n से n हो गया कैंसिल, तो क्या बचा हमारे पास, हमारे पास बचा प्रॉफिट इज इक्वल टू y बाय एन माइनस डब्ल्यू बाय पी अपॉन के बाय एन। यस, y बाय एन क्या है, हमारी पर कैपिटा इनकम हमारी क्या है, w बाय पी हमारे क्या है, रियल वेज है, और k बाय एन क्या है हमारा, कैपिटल लेबर रेशो। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने अभी अभी कैपिटल सप्लाई साइड जब डिस्कस किया था तो यही फॉर्मूला डिस्कस किया था, और इसी पर्टिकुलर फॉर्मूले को हमने क्या किया है, यहाँ पे डिराइव कर दिया है। ठीक है, समझ में आ गया, इसी पर्टिकुलर फॉर्मूले को हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, डिराइव कर दिया है। ठीक है, नाउ अगर हम इसकी कंडीशन देखें मैक्सिमाइजेशन की, कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की क्या कंडीशन है, तो वो कंडीशन होगी नेसेसरी कंडीशन, हमें इसका क्या निकालना पड़ेगा, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। और वो कैसे निकलेगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू डी बाय डी क्यू, डी बाय डी क्यू y बाय एन माइनस डब्ल्यू बाय पी अपॉन के बाय एन, ये किसके इक्वल आना चाहिए, जीरो के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, फॉर द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हमें इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा और वो जीरो के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब हम चलते हैं आगे। अब हमें जो है डिमांड साइड ऑफ केन्स उसका फॉर्मूला जो है वो डिराइव करना है। वो कैसे डिराइव करेंगे वो हम देखते हैं। जैसे हमें ये पता है कि जो केन्स है,
केन्स क्या है, कंप्लीटली डिमांड साइड। और केन्स ने इनकम एक्सपेंडिचर एनालिसिस दिया था, जिसमें उन्होंने क्या दिखाया था कि जो आपकी नेट नेशनल रियल इनकम है वो किसका सम है, जो आपकी इनकम है वो किसका सम है, कंजम्पशन प्लस एक्सपेंडिचर का। ये तो हम 12th से पढ़ते हुए आ रहे हैं, है ना। हमें और ये भी पता है कि इस फॉर्मूले में कि जो लेबर है वो कंप्लीटली अपनी इनकम को क्या करेगा, खर्च कर देगा और कुछ भी सेव नहीं करेगा, मींस ही विल कंज्यूम एंड सेव्स नथिंग। और प्रॉफिट अर्निंग क्लास क्या करेगी, वो ही सेव करेगी इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो रॉबिन्सन के अकॉर्डिंग आपकी जो सेविंग्स है वो ही इन्वेस्ट होंगी और वो ही किसके बराबर आनी चाहिए, आपके प्रॉफिट के। इसका मतलब सेविंग किसके बराबर आनी चाहिए, आपके टोटल प्रॉफिट के बराबर आनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि यही आपको डिफाइन करता है कि आपकी कितनी कैपिटल एक्युमुलेशन होगी, कितनी इन्वेस्टमेंट होगी। सो सेविंग जो है वो किसके बराबर आनी चाहिए, आपके प्रॉफिट और कैपिटल इन्वेस्टेड के। ठीक है, अब हमें ये पता है सेविंग किसके बराबर होता है, सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर होता है। और इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, चेंज इन कैपिटल। एक सेकेंड में नेक्स्ट पेज पे कर देती हूँ, अच्छे से समझ में आ जाएगा। यस, सेविंग प्रॉफिट के, एंड एज वी नो इन्वेस्टमेंट क्या है, चेंज इन कैपिटल है, हमें पता है। अब हम सेविंग और इन्वेस्टमेंट को अगर सब्सटीट्यूट कर दें, सेविंग और इन्वेस्टमेंट को बराबर कर दें, हमें ये पता है सेविंग किसके बराबर है, इन्वेस्टमेंट के बराबर है। इसका मतलब कि ये दोनों इक्वेशन क्या होंगी, बराबर होंगी, है ना। और प्रॉफिट अगर हम निकालें तो वो क्या आएगा, चेंज इन कैपिटल अपॉन कैपिटल। अगर ध्यान हो तो आपको, तो मैंने अभी अभी ये डिस्कस किया था कि हमें सब क्लासिकल और केन्स दोनों का सप्लाई और डिमांड साइड लेना है और फिर दोनों को इक्वल करना है। और वही क्या है, हमने केन्स का डिमांड साइड भी कैलकुलेट कर लिया और क्लासिकल का सप्लाई साइड भी जो है वो डिराइव कर लिया है। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करेंगे और वो हमें बताएगा कि प्रॉफिट का लेवल क्या है। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू चेंज इन के बाय के इज इक्वल टू y by n माइनस w by p अपॉन k by n। ये है आपका प्रॉफिट का लेवल। यस, क्लियर है यहाँ तक, कोई भी डाउट है तो आप बता सकते हैं। अब हमें जो है क्लोज्ड मॉडल एज्यूम करना है, ये हमने ओपन मॉडल एज्यूम किया है और हम क्लोज्ड मॉडल एज्यूम करते हैं, जैसा कि इस इक्वेशन, इस पर्टिकुलर मॉडल की क्या है, अजम्पशन है। ठीक है, और उससे हम देखेंगे कि हमारा जो गोल्डन एज ऑफ एक्यूमुलेशन है वो किस पॉइंट पे होगा। क्लोज्ड इकोनॉमी में जो कंसेप्ट है गोल्डन एज का, वो क्या कहता है कि आपकी इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम की सिचुएशन, बेस्ट पॉसिबल सिचुएशन कब आएगी, जब आपको एक स्मूथ स्टेडी ग्रोथ मिलेगी विद फुल एम्प्लॉयमेंट के साथ आपको एक स्मूथ स्टेडी ग्रोथ जो है वो मिलेगा। ओके, और ये कैसे हो सकता है, जब आपका डिजायर्ड और पॉसिबल जो है वो इक्वल हो। जब आपका डिजायर्ड और पॉसिबल रेट ऑफ एक्यूमुलेशन इक्वल होगा तब आप क्या कर सकते हो, अचीव कर सकते हो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ ग्रोथ। और अगर हम इसे हेरोड के साथ कंबाइन करें, हेरोड ओवर मॉडल के साथ, तो इसका मतलब क्या है, नेचुरल ग्रोथ रेट वो किसके इक्वल आना चाहिए, वारंटेड ग्रोथ रेट के इक्वल आना चाहिए। यस, सो अगर मान के चलो कि इकोनॉमी में लेबर सप्लाई बहुत ज्यादा हो जाए और उस हिसाब से कैपिटल ना हो, तो हमारी इकोनॉमी में कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, देयर विल बी अ प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। और इसलिए इस चीज को सॉल्व करके बोला गया है कि अगर आपको फुल एम्प्लॉयमेंट रेट ऑफ ग्रोथ चाहिए, तो इसका मतलब आपके लेबर में जितना भी चेंज आ रहा है उतना ही चेंज आपकी कैपिटल में आना चाहिए। वही स्टेट आपकी क्या होती है, गोल्डन स्टेट होती है। ठीक है, वही स्टेट होती है कि आप गोल्डन एज ऑफ एक्यूमुलेशन जो है वो अटेन कर सकते हो। और यही इंडिकेटर है किस चीज का, यही इंडिकेटर है आपके फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल का। ओके, अब हम जो गोल्डन एज की बात कर रहे हैं उसका मतलब क्या है, उसका मतलब यही है कि आपकी जो एक्चुअल रेट ऑफ ग्रोथ, वारंटेड रेट ऑफ ग्रोथ और नेचुरल रेट ऑफ ग्रोथ, ये तीनों बराबर है। ये तीनों क्या है, बराबर है। वही किसको डिफाइन करता है, वही डिफाइन करता है एक गोल्डन एज को डिफाइन करता है। ठीक है, सो अगर हम शॉर्ट में समझने की कोशिश करें जॉन रॉबिन्सन के वर्ड्स में, तो वो क्या कहती हैं कि आपका कोई टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस नहीं है, मींस आपकी टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस सिचुएशन क्या है, आइडियल है, कांस्टेंट है, नो प्रोग्रेस इन टेक्नोलॉजी है। ठीक है, आपकी टेक्नोलॉजी में भी कोई चेंज नहीं आ रहा है, ऐसा कोई प्रोग्रेस नहीं है।
आपके प्रोडक्शन के टाइम पैटर्न में भी कोई चेंज नहीं है, ठीक है। आपके जो कम्पिटिटिव मैकेनिज्म हैं वो भी फ्रीली काम कर रहे हैं, पॉपुलेशन भी है जो ग्रो हो रही है, वो एक स्टेडी रेट से ग्रो हो रही है ना। एक्यूमुलेशन भी इतना सही हो रहा है कि वो लेबर के हिसाब से वो अपने आप को इक्वल कर रहा है कि वो एक प्रोडक्टिव कैपेसिटी सप्लाई कर सके, ठीक है, सारे लेबर्स के लिए। रेट ऑफ प्रॉफिट भी आपका क्या है, वो भी एक कांस्टेंट है। तो ये सारी चीजें अगर हो जाती हैं, रियल वेज भी है वो भी सही है, ठीक है, रियल वेज भी राइजेस हो रहे हैं आउटपुट पर हेड के हिसाब से। तो और कोई इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन भी नहीं है थ्योरी में, सिस्टम में। तो वो ये डिफाइन करना चाह रही हैं, उनके हिसाब से ये क्या है, हमारे लिए एक गोल्डन एज की सिचुएशन है। अगर हम उनकी सारी अजम्पशंस को सबको कंबाइन कर दे तो ये क्या है, गोल्डन एज की। लेकिन क्या आपको लगता है कि ऐसी कोई इकोनॉमी होगी जिसमें सब चीजें ही बहुत अच्छी हैं, कोई गड़बड़ी नहीं है, कोई इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन ही नहीं है? तो हम क्या कह सकते हैं, ये सिर्फ एक मिथिकल स्टेट है, एक मिथ ही है कि ऐसा हो रहा है। क्या एक्चुअल इकोनॉमी में ऐसा हो सकता है कि सब कुछ एकदम लाजवाब चल रहा है, भाई बहुत बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं आ रही? ऐसा हो सकता है? नहीं। ये मैंने इसकी थोड़ी सी क्रिटिसिज्म दी थी। अब हम जो गोल्डन एज है उसको समझेंगे डायग्राम से। और इनके हिसाब से गोल्डन एज क्या है कि जो आपके कैपिटल में चेंज आ रहा है लेबर के हिसाब से आ रहा है, और जब ये इक्वल है तो इसका मतलब क्या है, इकोनॉमी में गोल्डन एज है, ठीक है, गोल्डन एज है। अब इसे सबसे पहले हम समझेंगे एक कंप्लीट डायग्राम से। डायग्राम बहुत ध्यान से समझना, और उसी डायग्राम में मैं आपको ये प्रूफ करूंगी कि कैसे चेंज इन n बाय n, मतलब चेंज इन लेबर ग्रोथ रेट, वो इक्वल है किसके, चेंज इन कैपिटल ग्रोथ रेट के, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं डायग्राम बना देती हूँ, ठीक है, फिर मैं उसे एक्सप्लेन करूंगी। यस, एक्स एक्सिस पे हम क्या लेंगे, एक्स एक्सिस पे हम लेंगे कैपिटल लेबर रेशो, कैपिटल लेबर रेशो, ठीक है, मतलब K बाय N। और y एक्सिस पे हम क्या लेंगे, y बाय N, ठीक है। y एक्सिस पे हम क्या लेंगे, y बाय N, मतलब ग्रोथ रेट, वेज रेट ऑफ लेबर, वेज रेट ऑफ लेबर। अब हमारी जो लेबर की ग्रोथ रेट है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, एक नेगेटिव साइड से स्टार्ट हो रही है, दिस इज टी पॉइंट। और हम एक क्या बनाएंगे, प्रोडक्शन फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। ये तो आपने देखा ही होगा 11th वो 12th क्लास में था ना, ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ये आपका टीपी जो था, कर्व था, उससे मैं रिलेट कर रही हूँ। इस पॉइंट पे क्या है, इक्वल है, यस। अब ये थोड़ा सा बड़ा बन गया शायद, है ना, एन लेबर, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं O, इस पॉइंट को मान लेते हैं C, इस पॉइंट को मान लेते हैं B, और ये जहां पे मिल रहा है वो पॉइंट हमने मान लिया A, जहां कट कर रहा है वो हमने मान लिया W, और ये पॉइंट हम क्या मान लेते हैं D, ठीक है। सारे पॉइंट्स देख लिए, और ये बराबर होंगे, देखते हैं कैसे। और चलो ये मैं बताऊंगी बाद में। अब इस फिगर में हमें ये पता है कि कैपिटल लेबर रेशो हमने एक्स एक्सिस पे लिया है, ठीक है। वेज रेट ऑफ लेबर हमने किस पे लिए हैं, वाई एक्सिस पे लिए हैं, यस। और ग्रोथ रेट ऑफ लेबर हमें पता है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस से स्टार्ट हो रही है। प्रोडक्शन फंक्शन को हमने किससे शो किया है, ओपी, ओपी हमारा क्या है, प्रोडक्शन फंक्शन। तो ये क्या दिखा रहा है कि हमारे कर्व में जो प्रोपोर्शन है कैपिटल का और लेबर का, वो कंबाइन हुआ, और उसने एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ आउटपुट जो है वो जनरेट किया। हर पॉइंट पे वो एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ आउटपुट जो है वो जनरेट करता जा रहा है, यस। टेंजेंट हमारा जो एंटी है वो टच कर रहा है ओपी कर्व को, किस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे। और
हमारे y एक्सिस को किस पे कट कर रहा है, w पे कट कर रहा है, ये दिख रहा है हमें, ठीक है। एट पॉइंट A we can see that कि कैपिटल लेबर रेशियो हमारा कितना है, OC। एट पॉइंट A आपका जो कैपिटल लेबर रेशियो है वो कितना है, OC है। यस, प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर कितनी है, पूरी कंप्लीट ओडी, ये हमारी कंप्लीट क्या है, प्रोडक्टिविटी है। प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर क्या है आपकी, ओडी। यस, नाउ जिसमें OW हमारे क्या है, वेज रेट है, जिसमें OW आपका क्या है, वेज रेट है। तो आप अगर सरप्लस देखें तो ये पूरा का पूरा D से लेके W तक, ये कंप्लीट हमारा पॉइंट क्या है, D से लेके W तक, ये पूरा का पूरा क्या है, ये आपका सरप्लस है। यस, DW इज योर सरप्लस। ये हमें क्या शो कर रहा है, ये सरप्लस शो कर रहा है, ठीक है। मतलब रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल हमें कितना मिल रहा है, हमने किस हिसाब से लेबर को कंबाइन किया कि इतना हमें इस कैपिटल पे क्या मिल रहा है, रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है। समझ में आ गया, ये पूरा का पूरा ओडी प्रोडक्टिविटी है, OW हमारे क्या है, इतने वो वेज रेट दे रहे हैं, और DW हमारा क्या है, DW हमारा सरप्लस है जो मिल रहा है, रेट ऑफ रिटर्न हमें मतलब एज ए प्रोड्यूसर हमें रेट ऑफ रिटर्न इतना मिल रहा है। अब पॉइंट ए जो है वो क्या शो कर रहा है, पॉइंट ए आपको इक्विलिब्रियम की पोजीशन शो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो आपका स्लोप है एनटी का और जो आपका प्रोडक्शन कर्व है ओपी का वो क्या है, सेम है ना। पॉइंट ए क्या है, हमारा जो एंटी का जो स्लोप बना हुआ है लेबर का और हमारा जो प्रोडक्शन का है वो हमारा सेम है। तो इसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, इसी पॉइंट को हम इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं, ठीक है। ये तो हमने डायग्राम से बता दिया कि हाँ इस पॉइंट पे, इस ए पॉइंट पे चेंज इन कैपिटल अपॉन कैपिटल किसके बराबर है, चेंज इन लेबर अपॉन लेबर के बराबर है, कि ये हमारी लेबर लाइन है जो नेगेटिव से शो हो रही है, ये हमारी प्रोडक्शन लाइन है, और जिस पॉइंट पे कट करेंगे वो हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। ये हम डायग्राम से समझने के अलावा अब हम समझते हैं इसको इक्वेशन के बेसिस पे, ये ध्यान रखना, ठीक है। मैं यहीं पे मुझे इसलिए एक्सप्लेन करना पड़ रहा है क्योंकि डायग्राम के साथ साथ ही समझ में आएगा। ओके, कैपिटल लेबर रेशियो K बाय N। नाउ स्टार्ट करते हैं हम इसको इक्वेशन से समझना। सबसे पहले हमें ये पता है कि हमें क्या प्रूफ करना है, ये देखो, चेंज इन कैपिटल अपॉन कैपिटल किसके बराबर आना चाहिए, चेंज इन लेबर अपॉन लेबर के बराबर आना चाहिए। यस, अब स्टार्ट करते हैं, चेंज इन कैपिटल अपॉन कैपिटल, इसका क्या मतलब है कि हमारे जो कैपिटल में चेंज आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, हमारे सरप्लस की वजह से। हमने जितना इनपुट दिया है उससे जो हमें सरप्लस मिल रहा है। अब सरप्लस हमारा कितना है, DW, ये हमारा सरप्लस है, और हमने इतना इनपुट कितना दिया है, OC और OW, है ना। इतना कैपिटल लेबर रेशियो, इतना पर हेड, इनपुट हमारा क्या है, OC इंटू OW, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें कि DW जो हमारा सरप्लस है यहाँ पे वो किसके बराबर आएगा, AB के बराबर। DW किसके बराबर आएगा, AB के बराबर इक्वल है ना। और OC जो हमारा है, OC हमारा किसके बराबर है, हमारा ये OC किसके बराबर है, WB के बराबर है। ध्यान से एक एक लाइन समझते रहेंगे। तो चेंज इन कैपिटल अपॉन कैपिटल किसके इक्वल हो जाएगा, DW अपॉन OC इंटू OW, तो DW किसके बराबर है, AB अपॉन WB इंटू OW, क्योंकि हम OC की जगह क्या ले सकते हैं, WB ले सकते हैं इंटू OW, मतलब सरप्लस अपॉन इनपुट। यहां तक कोई डाउट है, ये हमारी इक्वेशन है फर्स्ट, ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें इसी डायग्राम में, ध्यान से समझते रहेंगे, इसी डायग्राम में अगर हम देखें तो हमें यह पता चल रहा है कि जो हमारा ट्रायंगल AWB है, AWB वो सिमिलर है किसके, वो सिमिलर है आपके ट्रायंगल ONW के। यस, ONW के हमारे ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, और उसे हम प्रूव करते हैं कैसे। अब
एज वी नो कि एंगल ए, सिमिलैरिटी की क्या प्रॉपर्टी है, सबको पता होगा, एंगल ए डब्ल्यू बी किसके बराबर है, एंगल डब्ल्यू एन ओ के, जो हमने यहाँ पे लिखा है ए डब्ल्यू बी किसके बराबर है, डब्ल्यू एन ओ के। और दूसरी चीज एंगल हमारा ए बी डब्ल्यू, ए बी डब्ल्यू वो किसके बराबर है, वो सिमिलर है एंगल डब्ल्यू ओ एन के, डब्ल्यू ओ एन की। अगर आपने सिमिलैरिटी ट्राइंगल वाला चैप्टर पढ़ा होगा 9th-10th में, और सिमिलैरिटी या फिर 11th-12th में ही पढ़ा होगा, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, वरना थोड़ा सा तो दिमाग देखो लगाना ही पड़ेगा। अब सिंस ये ट्राइंगल हमारे सिमिलर हैं, तो साइड्स भी क्या होंगी, सेम प्रोपोर्शन में होंगी, इनकी जो साइड होंगी वो भी तो सेम प्रोपोर्शन में होंगी, क्योंकि ट्राइंगल सिमिलर है। तो वो कैसे हम प्रूफ करेंगे, यस इसका मतलब ए बी अपॉन ओ डब्ल्यू किसके बराबर है, डब्ल्यू बी अपॉन ओ एन के बराबर है, ए बी अपॉन ओ डब्ल्यू, ए बी अपॉन ओ डब्ल्यू किसके बराबर है, डब्ल्यू बी अपॉन ओ एन के बराबर है, यस। और हम क्या कह सकते हैं, ए बी अपॉन डब्ल्यू बी, ए बी अपॉन डब्ल्यू बी किसके बराबर है, ओ डब्ल्यू ये और ओ एन, ओ डब्ल्यू अपॉन ओ एन के बराबर है। अगर हम इन वैल्यू को ए बी अपॉन ओ डब्ल्यू की वैल्यू को अगर हम पुट करें इस इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में, तो हमें चेंज इन कैपिटल अपॉन कैपिटल जो है वो मिल जाएगा। कैसे, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ ए बी अपॉन ओ डब्ल्यू, ए बी अपॉन ओ डब्ल्यू इन इक्वेशन 1, what we will get change in capital अपॉन कैपिटल, ये हमने यहां से लिया चेंज इन कैपिटल अपॉन कैपिटल। इक्वेशन क्या कह रही है, ए बी अपॉन डब्ल्यू बी इंटू ओ डब्ल्यू, ये हमारी इक्वेशन है। अब हम इसे करते हैं चेंज, ए बी अपॉन डब्ल्यू बी किसके बराबर है, ओ डब्ल्यू अपॉन ओ एन के, तो हमने ए बी अपॉन डब्ल्यू बी किसके बराबर लिख दिया, ओ डब्ल्यू अपॉन ओ एन के बराबर, इंटू हमारे पास क्या बचा, 1 अपॉन ओ डब्ल्यू बचा, यस। तो ओ डब्ल्यू से ओ डब्ल्यू क्या हो गया, कैंसिल, हमारे पास क्या बचा, 1 अपॉन ओ एन बचा। मतलब चेंज इन कैपिटल अपॉन कैपिटल, चेंज इन कैपिटल 1 अपॉन ओ एन, 1 अपॉन ओ एन, और 1 अपॉन ओ एन हमारा क्या है, चेंज इन लेबर अपॉन लेबर। क्या हमने इस डायग्राम में ये चीज प्रूफ कर दी, दोनों से हमने डायग्राम में भी देख लिया कि इस पॉइंट पे ये दोनों जो एंगल है कॉन्ग्रुएंट है, और हमने इसको सॉल्व कर दिया, ठीक है। मैंने अपनी तरफ से आपको समझा दिया। अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं समझ में आया या कोई डाउट है, तो एक बार या तो आप दोबारा देख लेना, फिर भी ना समझ में आया ना तो मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगी अलग से, सिर्फ इस डायग्राम को, ठीक है। अब हमारे पास दो सिचुएशन आती है। अब इन्होंने ना बोला कि ये जो हम सिचुएशन कह रहे हैं, ऐसी सिचुएशन हम देखते हैं एक्चुअल रियल वर्ल्ड में भी, तो ऐसी सिचुएशन देख रहे हैं। या तो पहली सिचुएशन क्या होगी, लेबर की ग्रोथ रेट ज्यादा होगी कैपिटल की ग्रोथ रेट से, या फिर दूसरी सिचुएशन क्या होगी कि आपकी कैपिटल की ग्रोथ रेट किससे ज्यादा होगी, लेबर की ग्रोथ रेट से। और तीसरी सिचुएशन तो हमें पता ही है कि ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, वही गोल्डन एज ऑफ एक्यूमुलेशन है। सबसे पहले अगर हम देखें चेंज इन लेबर अपॉन लेबर ग्रेटर देन है कैपिटल की ग्रोथ रेट से, तो आपको क्या लगता है कि ये कौन सी इकोनॉमी फेस करती है, जहां पे लेबर सप्लाई ज्यादा है और उस हिसाब से कैपिटल की सप्लाई नहीं है। ऐसी सिचुएशन मोस्टली कौन फेस करता है, डेवलपिंग इकोनॉमीज, यस। सबको पता है कि भाई लेबर तो बहुत ज्यादा है, लेकिन उस हिसाब से इतनी कैपिटल नहीं है कि सारे लेबर्स को क्या कर सके, एम्प्लॉयमेंट दे सके। तो ये क्या दिखाता है कि हमारी जो ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन, वो ग्रेटर देन है ग्रोथ रेट ऑफ कैपिटल के। और ऐसी सिचुएशन हमें डेवलपिंग इकोनॉमीज या फिर हम कह सकते हैं अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में देखने को मिलती है। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में हमें ऐसी सिचुएशन देखने को मिलती है। तो रॉबिन्सन का ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपके प्रॉफिट वेज रिलेशन ही हैं जो इस प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। यही प्रॉब्लम है जो आपके गोल्डन एज को आपसे पीछे ले रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लेबर इतनी ज्यादा है,
तो वो आपके मनी वेज रेट को डिप्रेस करती है, कम करती है। प्राइसेस, हमें पता है कि प्राइसेस हमारे क्या है, कांस्टेंट है, तो इसकी वजह से हमारे रियल वेजेस क्या करते हैं, रियल वेजेस हमारे फॉल करते हैं। मतलब अगर हम इसको एकदम सिंपल और लेमैन लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें तो क्या कह रहे हैं रॉबिन्सन, क्या उनका पॉइंट ऑफ व्यू है? उनका पॉइंट ऑफ व्यू है कि यहाँ पे गोल्डन एज आ सकती है। ऐसा कुछ नहीं है कि डेवलपिंग इकोनॉमीज में गोल्डन एज की सिचुएशन आ ही नहीं सकती। वो सिर्फ कब आ सकती है, जब आपके रियल वेजेस जो है वो कम हो। मतलब W/P में आपके जो वेजेस हैं, एज वी नो कि प्राइसेस क्या है, कॉन्स्टेंट है ना। हमें ये पता है कि प्राइसेस हमारे क्या है, कॉन्स्टेंट है। तो सिर्फ क्या हो सकता है, W/P, हमने जो रियल वेज देखे उसमें आपके वेजेस जो है वो फॉल कर जाए। मतलब आपका ओवरऑल जो रियल वेज है वो क्या करना चाहिए, फॉल। तो आपकी गोल्डन एज पॉसिबल है। लेकिन गोल्डन और ये कब हो सकता है, जब हमारे वेजेस क्या हो, फ्लेक्सिबल हो, तभी तो आपके वेजेस कम होंगे। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है डेवलपिंग इकोनॉमीज में या डेवलप्ड इकोनॉमीज में, यहाँ पे लेबर यूनियन है जो आपके वेजेस को क्या रखते हैं, रिजिड रखते हैं। चेंज तो नहीं हो सकते, लेबर यूनियन जो है वो धरने पे बैठ जाएगी और ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये हो नहीं सकता, वेजेस आपके रिजिड रहेंगे। इसलिए डेवलपिंग इकोनॉमीज में पॉसिबल बहुत मुश्किल है कि ये लोग किस पे चले जाएं, गोल्डन एज की पोजीशन को वो ले सके। मतलब ग्रोथ रेट ऑफ लेबर ग्रोथ रेट ऑफ कैपिटल के बराबर हो। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें सेकंड पॉसिबिलिटी की, तो वो क्या है कि आपकी कैपिटल की ग्रोथ रेट ज्यादा है, किससे, आपकी लेबर की ग्रोथ रेट से। और ऐसी सिचुएशन हमें कहाँ देखने को मिलती है, ऐसी सिचुएशन हमें देखने को मिलती है डेवलप्ड कंट्रीज में। वहां पे लेबर इतना नहीं है जितना कि कैपिटल और टेक्नोलॉजी आपकी क्या है, एडवांस है। जिस रेट से आपकी टेक्नोलॉजी जो है वो इम्प्रूव हो रही है, कैपिटल आपकी जो है वो इम्प्रूव हो रही है। तो एडवांस कंट्रीज में आपको गोल्डन एज पे जाना पॉसिबल है, ज्यादा चांसेस हैं यहाँ पे कि यहाँ आप गोल्डन एज में जा सकते हो। जबकि डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी में ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है आपको गोल्डन एज पे पहुंचना। ठीक है। अब अगर आप कहोगे तो जैसे मैंने क्रिटिकल इवैल्यूएशन तो कर ही दिया जॉन रॉबिन्सन का, कि हम इनको कई पॉइंट्स पे जो है वो क्रिटिसाइज कर सकते हैं। सबसे पहले इन्होंने जो हालांकि इन्होंने बहुत ही एक इंटरेस्टिंग वे बताया है हमें ग्रोथ प्रोसेस को अचीव करने का, लेकिन और ये पहले के मुकाबले ज्यादा रियलिस्टिक भी अप्रोच है ना। हम डेवलप्ड कंट्रीज में तो देख ही रहे हैं कि हाँ ये अचीव करना पॉसिबल है। और इन्होंने हालांकि प्रॉब्लम भी एनालाइज की है कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में कैसे हम जो है गोल्डन एज ला सकते हैं। लेकिन स्टिल अगर हम बात करें तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं। क्रिटिकल इवैल्यूएशन मेन जो डिफरेंस है ना वो ये है कि आपको डेवलपमेंट चाहिए, स्टेबिलिटी के साथ चाहिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो इसको क्रिटिसाइज करते हैं। सबसे पहले इन्होंने क्या लिया, प्राइस लेवल को कांस्टेंट ले लिया। क्या प्राइस लेवल कांस्टेंट होंगे? नहीं होंगे। इनकी असम्पशंस अनरियलिस्टिक हैं। क्लोज्ड इकोनॉमी ले ली। क्या आज के देश में आज के टाइम में अगर हम देखें तो फॉरेन ट्रेड हम नहीं कर रहे हैं। इंस्टीट्यूशनल ट्रांसफॉर्मेशन जो होते हैं उसके रोल को बिल्कुल ही इन्होंने इग्नोर कर दिया। ह्यूमन कैपिटल को जो आज कितना बड़ा रोल प्ले करती है उसको इग्नोर कर रखा है। कुछ मतलब कि क्या हमारी टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती रहेगी, क्या ह्यूमन कैपिटल, क्या इनोवेशन नहीं आएंगे। स्टेट का, गवर्नमेंट का रोल नेग्लेक्ट कर रखा है। और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, जो सबसे बड़ा पॉइंट है कि टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को इन्होंने क्या कर रखा है, नेग्लेक्ट कर रखा है। पॉलिसी इंप्लीकेशंस जो होंगी उनका रोल भी बिल्कुल क्या कर रखा है, नेग्लेक्ट कर रखा है। पॉलिसी इंप्लीकेशंस भी तो हो सकती है अगर तो ये पूरा का पूरा इसकी क्या है, क्रिटिकल इवैल्यूएशन है। हालांकि हम इसे हैरोल्ड डोमर के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। अगर आप कहोगे तो मैं एक अलग से वीडियो में इसका पार्ट 2 जिसमें हम एक इसका कंपैरिजन कर लेंगे हैरोल्ड डोमर मॉडल के साथ और इसके क्रिटिकल इवैल्यूएशन को और अच्छे से डीप में थोड़ा समझ लेंगे। ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना। यस, एंड प्लीज शेयर विद दो स्टूडेंट्स हु आर रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स। ठीक है। जो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं या जिनको कोई भी डाउट होता है और आपको अगर किसी भी थ्योरी में डाउट है और इसकी अगर आपको और डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो मैं एक पार्ट 2 में भी
इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। सो थैंक यू वेरी मच। क्योंकि इसमें अभी टाइप्स ऑफ गोल्डन एज भी रह रहा है, जैसे लिंपिंग गोल्डन एज है, माइट, लिप एंड डाई अवे इन लॉन्ग रन, ऐसे बहुत सारी गोल्डन एज के टाइप्स भी हैं। अगर आपको वो भी समझने हैं तो आप मेंशन कर देना। ओके, थैंक यू वेरी मच एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।